आज की इस वीडियो में हम माइटोसिस सेल डिवीज़न देखेंगे और एनिमेशन से समझेंगे कि कैसे ये माइटोसिस होता है कोशिका के अंदर। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम दिलाते हैं और जो हमारे नीट के एसएससी, आरआरबी और एनटीपीसी सभी छात्रों के लिए, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें जो स्क्रिप्ट मैंने लिया है एनिमेशन बनाने के लिए, उन सभी को वैसा का वैसा ही लिख दिया है और कुछ एक शब्दों में जो आंसर होता है ना एनसीईआरटी का, उसको जोड़ दिया उसमें। तो सबसे पहले जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है उसमें कुल मिलाकर 5 स्टेप होता है और एक छठा साइटोकाइनेसिस होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं ये इंटरफेस से। इंटरफेस मतलब समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले क्या है, कोशिका विश्राम अवस्था में होती है। विश्राम अवस्था मतलब यहाँ पे विश्राम नहीं करता है कोशिका। यहाँ पे विभाजन होने के लिए क्या करता है, यहाँ पे तैयारी करता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे एक सेल यानी कोशिका, न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ याद रखना, सेंट्रोसोम जो आपको एक रिंग के अंदर टी आकार का दिखाई दे रहे ना, हाँ, ये जो है सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है। विश्राम अवस्था में क्या होता है, इसमें कोशिका के अंदर जल अधिक होता है, मतलब हाइड्रेट होता है। हाइड्रेट होने के कारण क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम है वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते। इस अवस्था के कारण क्या होता है, जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो केंद्रक के द्रव में फैला रहता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते। क्रोमेटिन एक शब्द याद रखना, एक होता है क्रोमेटिन, दूसरा होता है क्रोमेटिड। टी आई के बाद एक एन है, टी आई के बाद एक डी है, ठीक है। तो क्रोमेटिन और क्रोमेटिड बताते चलूँगा। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इंटर जो फेस है उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ अधिक जल होने के कारण क्या है, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते और जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो फैला रहता है, दिखाई नहीं पड़ते। तो अब इसके बाद शुरू होता है प्रोफेज। प्रोफेज पहला स्टेप है समसूत्री विभाजन का। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था ना कि विश्राम अवस्था में जल अधिक होता है तो गुणसूत्र दिखाई नहीं पड़ते। तो इसमें यह होता है, सबसे पहले जल कोशिका के बाहर निकलना शुरू होता है, यानी इसको डिहाइड्रेशन शुरू करता है पहले। इससे क्या होता है, कोशिका से पहले पानी निकलता है, उसके बाद जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, आपको दिखाई दे रहे होंगे क्रोमेटिन नेटवर्क जाली के समान, मतलब धागे के समान, वो स्पष्ट दिखाई देने पड़ते हैं। यहीं पर आपको क्रोमेटिन जाल के साथ आपको न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहे होंगे और ये कुछ देर के बाद ये न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है, हिंदी में हम इसको केंद्रिका बोलते हैं, वह भी यहाँ पे गायब हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, जब पानी अधिक था तो फैला रहता है, पानी जैसे निकलता है तो वो सिकुड़कर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही क्रोमोसोम कहते हैं। पानी निकलने से ही शुरू होगा और पानी भरने से क्या हो जाता है, कोशिका में जो क्रोमोसोम है वो फिर से फैलकर धागे के समान हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, आपको जब इसको जूम इन करेंगे तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पर दानेदार रचनाएं दिखाई दे पड़ती है। इसको क्रोमोमेयर कहते हैं। इसकी क्या कहते हैं, इसमें कोशिका विभाजन में कोई बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन आगे अन्य चीज़ों का होगा, जैसे और क्रोमोसोम क्या कहते हैं, इसमें प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह निश्चित होती है अलग अलग जीवों में। जैसे मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र,
और जोड़े कहे तो 23 होता है। यहाँ पे आपको गुणसूत्र यानी गुणसूत्र में आपको एक आकार का दिखाई दे रहा है, उसके बीच में देखो सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर इसको याद रखना, एक होता है सेंट्रोसोम और एक होता है सेंट्रोमियर। आपको सेंट्रोसोम बताया था, टी आकार के स्ट्रक्चर है करके गोल रिंग के अंदर, और ये गोला है जो क्या कहते हैं हमारा जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम, वो एक आकार के होते हैं, उसके बीच में क्रोमोमियर होता है और इसी क्रोमोमियर का विभाजन होता है। तो और कहें तो एक्चुअल में ना इसी सेंट्रोमियर का ही विभाजन होता है। इसके विभाजन से गुणसूत्र भी दो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को याद रखना, सेंट्रोमियर का विभाजन ही गुणसूत्र को अलग अलग करती, यानी गुणसूत्र विभाजित हो जाता है। गुणसूत्र विभाजित होता है तो क्या होता है, कोशिका विभाजन संपन्न हो जाता है लगभग, समझो। यानी सेंट्रोमियर को ही दो भागों में बांटने का कार्य यही है, ये कोशिका विभाजन। तो ये सेंट्रोमियर आगे होगा इनफ फेज में, तो आगे देखेंगे इसको। इसके बाद क्या होता है, जो गुणसूत्र की लंबाई है वो दो अर्ध भागों में विभाजित होता है। आपको देखो एक आकार का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इनका जब सेंट्रोमियर का ना विभाजन होगा तब दो अलग अलग अर्ध गुणसूत्र, जिसको अर्ध गुणसूत्र को इंग्लिश पे क्रोमेटिड कहते हैं। एक बताया था धागे के समान, जाले के समान नेटवर्क क्रोमेटिन, और दूसरा है क्रोमेटिड। आधा गुणसूत्र को क्रोमेटिड कहा जाता है, ठीक है। और जो जंतु कोशिका है उसमें जो सेंट्रोसोम है, आपको बताया था जीरो बोलता हूँ, गोल रिंग के अंदर टी आकार का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, वो पूरा क्या है, सेंट्रोसोम है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और उसके बाद कोशिका के दोनों ओर खिसक जाते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी सेंट्रोसोम में क्या होता है, एस्ट्रल रेश निकलती है, देखो निकल रही है, ठीक है। आपने यह देखा कि जो सेंट्रोसोम है उससे एस्ट्रल रेश निकलती है या निकल रही है, देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सेंट्रोसोम में ध्यान देना, दोनों सेंट्रोसोम के बीच में जो कोशिका द्रव्य है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होने से क्या होता है, जो सेंट्रोसोम के बीच स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। दोनों सेंट्रोसोम में इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। देखो आपको जो काले काले दिखाई दे रहे हैं दोनों ओर चार चार लाइनें, वो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। ये शुरू में ना क्या होता है, कुछ कटा कटा भाग बीच बीच में होता है, बाद में ये स्पष्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या है, आगे जो गुणसूत्र है वो सिकुड़ कर और छोटे और मोटे हो जाते हैं, क्योंकि पानी लगातार निकलता रहता है ना कोशिका से। तो जैसे जैसे पानी अधिक निकलता है कोशिका से, तो जो गुणसूत्र होता है वो सिकुड़ता जाता है और टूटता जाता है, छोटे छोटे हो जाते हैं। आपको एक नई चीज़ ले जाता हूँ मैं, पादप कोशिका में ले जाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ना सेंट्रोसोम मतलब वही गोल अंदर एक रिंग के अंदर टी आकार का नहीं दिखाई दे रहे हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, फिर भी आपको काले काले रंग का चार चार धागे के समान लाइन दिखाई दे रहा है दोनों ओर, ये स्पिंडल फाइबर है। सेंट्रोसोम नहीं है, फिर भी पादप कोशिका में क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ये अच्छी चीज़ें या सीखने की चीज़ है, यहाँ पे जानने का, समझने का। अंतर क्या है जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में, ठीक है। अभी और अंतर आएंगे, उसको और भी बताऊंगा, ठीक है, पादप और जंतु कोशिका में। तो आगे क्या होता है जंतु कोशिका में, देखते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर है वो तो बन गया। अब आप देखो धीरे धीरे अब केंद्रक झिल्ली में ध्यान देना, केंद्रक झिल्ली अब धीरे धीरे गायब हो जाती है और गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। और जैसे ही केंद्रक झिल्ली
गायब हो जाती है, वैसे ही ये प्रोफेज अवस्था का है वो पूर्ण हो जाता है। किसके? केंद्रक झिल्ली के गायब होने से पूर्ण हो जाता है। अब आता है मेटाफेज। मेटा मतलब समझते हैं मध्य होता है, तो इसमें दो दो चीज़ें मध्य होती है। मेटाफेज मतलब तो समझते हैं स्टेज ही होता है। मेटा मतलब होता है मध्य। जैसे प्रोफेज में प्रो मतलब होता है पूर्व यानी पहला, वैसे ही मेटा का मतलब होता है मध्य। इसमें दो चीज़ें मध्य होती है। जैसे जो स्पिंडल फाइबर है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो इसके परिणाम क्या होता है? दोनों ओर के स्पिंडल फाइबर के बीचों बीच आपको एक रेखा दिखाई देते होंगे, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो रेखा नहीं है, वहाँ पे एक सीधी लाइन होती है जिसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। हिंदी में इसको हम मध्यवर्ती रेखा कहते हैं। वहाँ पे एक खाली रेखा होती है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर के दोनों बीच एक खाली जगह होता है, मध्यवर्ती रेखा या इक्वेटर लाइन। इसीलिए कहा इसीलिए इस स्टेप को ना मेटा फेज कहते हैं, क्योंकि मध्य दो दो चीज है। एक तो इक्वेटर लाइन का निर्माण हो गया दोनों दोनों ओर की स्पिंडल फाइबर के बीच में, और दूसरा क्या होता है, जो हमारा गुणसूत्र होता है वो स्पिंडल फाइबर के जो मध्यवर्ती रेखा है वहाँ पे आ जाता है, और मतलब दोनों क्या कहें कि स्पिंडल फाइबर दोनों ओर की स्पिंडल फाइबर के मध्य में गुणसूत्र आकर जम जाता है, वहीं पे रहता है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस में मस्त आ जाता है। और इसी में सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर कौन है? जो एक आकार के आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे छोटी छोटी गोल गोल आकृति था ना सेंट्रोमियर, वहीं आके जो हमारे स्पिंडल फाइबर है वहाँ पे जुड़ जाता है, और उसके जुड़ने से ही ये मेटाफेज समाप्त हो जाता है। मेटाफेज में दो चीज़ें, एक तो स्पिंडल फाइबर के दोनों ओर के स्पिंडल फाइबर के बीच में एक खाली जगह बनता है, दूसरा सारे गुणसूत्र बीचों बीच में आ जाते हैं, इसलिए मेटा कहा गया है। मेटा मतलब मध्य, मध्य मतलब बीच, ठीक है। अब मेटा के बाद, मध्य के बाद क्या है? पश्च आता है, यानी एनाफेज। एना मतलब होता है पश्च, यानी बाद में होने वाली प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही एनाफेज मतलब सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, कौन सा? हमारा स्पिंडल फाइबर, तो सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना, सेंट्रोमियर दो भागों में कहाँ विभाजित होता है? तो एनाफेज में। और सेंट्रोमियर के विभाजित होने से ही गुणसूत्र विभाजित हो जाता है, और गुणसूत्र विभाजित होता है तो कोशिका का विभाजन होना तय है। अब तो जो सेंट्रोमियर है विभाजित हो गया, तो अब जो गुणसूत्र के क्रोमेटिड है अब वो अलग अलग हो जाते हैं। देखो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब प्रत्येक क्रोमोसोम कहूँ या गुणसूत्र एक ही है ना, ठीक है। प्रत्येक जो गुणसूत्र है इसके दो क्रोमेटिड के मध्य एक विकर्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे आपको क्या कहें कि समान ध्रुवों पर जब चुंबक को समान ध्रुवों पर लाते हैं तो विकर्षण होता है ना, एक दूसरे को धकेलता है दूर, वैसे ही यहीं पर भी वही बल लगता है, तो विकर्षण होता है। और एक और चीज़ होता है, जो स्पिंडल फाइबर होता है उसमें ना एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और वो खिंचाव सेंट्रोमियर को पकड़कर अपनी ओर सेंट्रोसोम की ओर खींचते हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं एनिमेशन में। अब दो तरह के खिंचाव लग रहा है, एक तो विकर्षण हो रहा है दोनों क्रोमेटिडों के बीच, दूसरा स्पिंडल फाइबर भी क्रोमेटिड को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब सेंट्रोसोम की ओर खींच रहा है। ऐसे में क्या होता है, आधा आधा जो क्रोमेटिड है वो दोनों ध्रुवों की ओर बट जाते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो क्रोमेटिड है वो इस आकार में दिखाई दे रहे होंगे, यू या वी आकार में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे एल आकार का भी दिखाई देता है, तो इस तरह से होता है। और एक चीज यहाँ पे एक और होता है, क्रोमेटिड मतलब आधा गुणसूत्र।
अब यहीं पर जब दोनों ध्रुवों में बढ़ जाता है आधा आधा गुणसूत्र, तो यहीं पर कहा जाता है इस क्रोमेटिड को डॉटर क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमेटिड से हम अब इसको क्रोमोसोम कहने लगते हैं। तो डॉटर क्रोमोसोम्स यानी सतती या पुत्री गुणसूत्र कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्रोमेटिड यहीं पे क्रोमोसोम बन जाता है। अब आगे ये होता है कि एनाफेज समाप्त हो जाता है, जैसे चला जाता है अपनी विपरीत ध्रुवों पर क्रोमेटिड। तो अब लास्ट आता है टीलोफेज। टीलो मतलब होता है अंत। तो ये विभाजन की अंतिम क्रिया है। और जैसे प्रोफेज था ना, प्रोफेज में क्या होता था, पहले पानी निकला, फिर गुणसूत्र दिखाई दिए, मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क दिखाई दिया, और जैसे जैसे और पानी निकला तो क्रोमेटिन नेटवर्क सिकुड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और उसे ही हमने क्रोमोसोम कहा। अब ठीक प्रोफेज का उल्टा होता है टीलोफेज, याद रखना। जैसे जैसे आपने प्रोफेज में किए हैं वैसे वैसे जस्ट उल्टा टीलोफेज में होता है। तो बस इसमें क्या है कि जो डॉटर क्रोमोसोम होते हैं वो अपने अपने निकट के जो क्रोमोसोम हैं उसके निकट तो चले गए, ठीक है। अब जस्ट उल्टा क्रिया होती प्रोफेज का। सबसे पहले होगा पानी का भराव। पहले पानी निकला था ना प्रोफेज में, अब जल भर जाता है। जल भरता है कोशिका के अंदर, तो क्या हुआ, जो हमारा क्रोमोसोम है डॉटर क्रोमोसोम, वो पानी अधिक मिलने से फैल जाता है, ठीक है। फैलने के बाद वह लंबी और धागे के समान हो जाता है, यानी जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। और आपको दिखाई दिए होंगे फिर प्रोफेज में क्या होता था, केंद्रिका जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं वो गायब हो गया था, इसमें फिर से पुनः प्रकट होते हैं। और आपने एक और ध्यान दिए होंगे प्रोफेज में कि इसका जो केंद्रक का झिल्ली है वो गायब हो जाता है। तो जस्ट उल्टा इसमें केंद्रक की झिल्ली फिर से बन जाती है। इस तरह से एक मातृ केंद्रक से दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और अभी विभाजन संपन्न नहीं हुआ है, लेकिन केंद्रक का विभाजन संपन्न हो गया। अब केंद्रक के विभाजन के संपन्न होने के बाद शुरू होता है जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है इंग्लिश में, या वैज्ञानिक भाषा में जो भी रहे, ठीक है। तो केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसका विभाजन होता है। और देखा जाता है कि कोशिका विभाजन का कोशिका द्रव्य का विभाजन एनाफेज से ही शुरू हो जाता है। एनाफेज से शुरू क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था एनाफेज में जो क्रोमेटिड है वो विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकने लगता है। मतलब जो आधा आधा गुणसूत्र है वो कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जाता है। तो वहीं से ही क्या है, शुरू हो जाता है कोशिका द्रव्य का भी विभाजन। तो टीलोफेज में क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य है वो बीचों बीच से क्या है, धंसना शुरू कर देता है। एक गड्ढा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। वो आगे बढ़ता रहता है कोशिका के मध्य के आते तक, और पूर्णतः एक दूसरे जो दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हुआ था ना, वो दोनों को अलग कर देता है। इस तरह से क्या होता है, कोशिका द्रव्य बड़ा आसानी से विभाजन हो जाता है। और मैंने आपको बताया था ना कि एनाफेज से शुरू होता है। एनाफेज से इसलिए शुरू होता है क्योंकि देखो, केंद्रक का विभाजन हुआ, ठीक हुआ, तो कोशिका द्रव्य में बहुत सारे और भी कोशिका के अंग पाए जाते हैं ना भाई, तो उनका भी तो बंटवारा होता है ना, इसलिए एनाफेज से ही शुरू कर दिया जाता है, ठीक है, बंटवारा करना। तो इस तरह से अलग अलग दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया, ठीक है। लेकिन आपको एक और डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि अब पादप कोशिका में ले जाता हूँ। पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका का जो द्रव्य है वो अंदर धंसने से नहीं होता है, बल्कि एक
छोटी छोटी नन्ही कणिकाएं पाई जाती है जो कोशिका के मध्य में, कोशिका द्रव्य के मध्य में आकर जम जाती है और लाइन से, और वे आपस में जुड़ जाती है, जुड़कर एक लंबी पट्टी बना लेती है। इसको याद रखना, इसको ना कोशिका पट्टिका या इसको सेल प्लेट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये सेल प्लेट आपस में जुड़, मतलब से छोटी छोटी कणिकाएं क्या आपस में जुड़ गई, तो जुड़ने के बाद एक पट्टी बना लिया, और इस पट्टी यानी सेल प्लेट के दोनों ओर सेल्यूलोज बन जाती है, सेल्यूलोज का निर्माण हो जाती है, और फिर अंततः ये दो पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है। देखो यहाँ पे सेल्यूलोज जानने का एक चीज़ ये है कि सेल्यूलोज की दीवार क्यों बन गई है। सेल्यूलोज क्योंकि कोशिका भित्ति में ना पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये बाहरी बचाव के लिए ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो इस तरह से इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, और फिर अंतिम यही कि दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इस तरह से क्या हुआ, ये कोशिका विभाजन संपन्न होता है। तो अधिक चीज़ें जानने के लिए, जैसे समसूत्री विभाजन का महत्व क्यों है, तो अधिकतर समसूत्री विभाजन शरीर के बॉडी में होता है। इसे एक चीज़ छोड़ के प्रजनन जो क्रियाएं होती है उन अंगों को छोड़कर सभी भागों में होता है। जैसे घावों को भरने के लिए नई कोशिका, मतलब शरीर के अन्य अंगों का निर्माण करने के लिए ही इन सब का मतलब समसूत्री विभाजन का होता है, ठीक है। और बस इतना ही है, और आगे आपका कार्य बचा है लाइक का बटन दबाने के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा ये एनिमेशन से सीखना, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।